एंड वेलकम बैक टू एड्यूसॉल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज। हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं गांधी के बारे में। गांधी की लाइफ या फिर गांधी को समझना, पढ़ना, डिस्कस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम गांधी की पूरी लाइफ एवरीथिंग अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए तो हमें एक सीरीज़ अलग से ही बनानी पड़ेगी। बट यहाँ पर हम वो चीज़ें कंबाइन करते हुए चलेंगे, वो चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो यहाँ इसको मैंने कुछ दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये पहला पार्ट है जिसमें कि हम गांधी के लाइक अर्ली लाइफ देख लेंगे एंड उनके जो अर्ली मूवमेंट्स थे जो भी उन्होंने करे थे, लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड अदर सेवरल मूवमेंट्स उन्होंने करे थे। इस टाइप के हम सारे मूवमेंट्स कवर करेंगे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम उनको कवर करेंगे जो भी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी। Political philosophy in the sense something related to सर्वोदय, स्वराज एंड अदर, लाइक उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्क्सिज्म और गांधीज्म में क्या डिफरेंस है। मार्क्स के थॉट्स एंड गांधी के थॉट्स को भी हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। सो अभी के लिए तो हमें इनकी अर्ली लाइफ देखनी चाहिए, बट इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ मूव करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नए अपडेट्स हो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो। सबसे पहले हम गांधी की अर्ली लाइफ देख लेते हैं। सो गांधी एज अ फिलोसोफर, गांधी एज अ सोशल रिफॉर्मर, गांधी एज अ बैरिस्टर एंड सो मैनी क्वालिटीज़। इन गांधी के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ थी कि वो हम ऐसे शब्दों में इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इस लेक्चर में पढ़ना पड़ेगा। एंड हम इसमें ये भी देखेंगे कि गांधी को ये जो टैग मिला महात्मा, वो क्यों मिला या फिर किन लोगों ने दिया ये महात्मा का टैग। सो ये जो महात्मा गांधी हैं उनका बर्थ होता है ऑन 2 अक्टूबर ऑफ 1869 में होता है, 2 अक्टूबर को। एंड पोरबंदर में होता है। पोरबंदर एक प्रिंसली स्टेट था गुजरात में उस टाइम पर, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर। और इनके जो फादर होते हैं करमचंद उत्तम चंद, वो क्या होता है कि ये जो पोरबंदर स्टेट होता है, जो प्रिंसली स्टेट था, उसके दीवान होते हैं। और उनकी ये जो मदर होती है, पुतली बाई जो होती है उनकी मदर, वो करमचंद उत्तम चंद जो होते हैं उनकी 4th वाइफ होती हैं। और ये जो करमचंद गांधी होते हैं ये इनके 4th सन होते हैं, मतलब कि इनके कुछ 4 बच्चे थे और जो सबसे छोटे थे वो गांधी हुआ करते थे। एंड गांधी का जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ वो राजकोट में हुआ, गुजरात के राजकोट में इनका पूरा प्राइमरी एजुकेशन होता है। और उसके बाद फिर ये कुछ 13 ईयर्स के होते हैं इन 1882, जब इनकी शादी हो जाती है। ये मैरिड टू कस्तूरबा बाई, या फिर जिनको हम बा भी बुलाते हैं, कस्तूरबा, उनसे इनकी शादी हो जाती है जब उनकी एज 14 ईयर्स की होती है और गांधी की एज 13 ईयर्स। सो इन 1888 क्या होता है कि गांधी की सारी जो स्कूल एजुकेशंस होती हैं या फिर सेकेंडरी एजुकेशंस जो भी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद ये जाते हैं इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, बैरिस्टर बनने के लिए। और कुछ ही टाइम बाद कुछ 2-3 सालों बाद ही इन 1891 में वो रिटर्न होते हैं इंडिया एज अ बैरिस्टर। वो बैरिस्टर बनकर वहाँ से रिटर्न होते हैं। जब गांधी इंग्लैंड से अपने बैरिस्टर के डिग्रीज कंप्लीट करके आते हैं, बैरिस्टर का एजुकेशन कंप्लीट करके आते हैं, तो वो यहाँ बॉम्बे में कुछ टाइम तक रहते हैं और वहाँ पर प्रैक्टिसेस करते हैं। बट क्योंकि वहाँ पर वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, इस वजह से उनको कुछ टाइम बाद एक कॉल भी आता है फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इन 1893 में उनको साउथ अफ्रीका से एक कॉल आता है। वहाँ के कोई मुस्लिम मर्चेंट होते हैं जो कहते हैं कि उनके किसी कज़न का केस फाइट करना है गांधी को, उसके लिए वो इन्वाइट करते हैं। तो गांधी सोचते हैं कि ठीक है वो जाएंगे और उनका केस वो फाइट करेंगे। बट जब गांधी पहुंचते हैं इन साउथ अफ्रीका, जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो भी डार्क स्किन लोग हैं उनको काफ़ी ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा है उनके स्किन कलर की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनकी स्किन कलर की वजह से। और उनके साथ एक पॉपुलर इंसिडेंट भी हो जाता है कि वो क्या होता है कि वो फर्स्ट क्लास कोच में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में, और उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है बिकॉज ही वॉज डार्क स्किन। उनको वो डार्क स्किन इंसान थे, इस वजह से उनको फर्स्ट क्लास कोच से फेंक दिया जाता है। और वो रात भर वो उसी ट्रैक पर बैठे रहते हैं और सोचते हैं क्या उन्हें वापस चले जाना चाहिए इंडिया, उनको वापस चले जाना चाहिए या फिर उन्हें यहाँ पर रहकर ये केस फाइट करना चाहिए। तो उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि नहीं, मुझे यहीं पे रहना चाहिए एंड मुझे फ़ाइट करना चाहिए, केस तो एटलीस्ट केस तो मुझे जीतना ही चाहिए। तो उसके बाद कुछ वो अपना केस फाइट करते हैं एंड जीतते हैं। पर उसके बाद भी वो इंडिया नहीं वापस आते हैं। वो क्या करते हैं कि 1898 में ही, वो 1894 में ही गांधी एक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, नटल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, जहाँ जो कि ये जो डार्क पीपल लोग होते हैं, डार्क स्किन लोग होते हैं, वो उनके लिए आवाज़ उठाती है ये एसोसिएशन और उनके लिए फ़ाइट भी करती है। तो आफ्टर सेटलमेंट ऑफ केस वो सोचते हैं कि
यहाँ के जो फेलो इंडियंस हैं वो उनके लिए फाइट करेंगे। ही एक्सपेरिमेंटेड हिज न्यू टेक्निक ऑफ प्रोटेस्ट सत्याग्रह। वहीं पर ही सबसे पहले गांधी अपना ये जो सत्याग्रह वाला आइडिया होता है वो अपनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका यहीं पर ही। और गांधी उस टाइम पर एक बहुत ही पॉपुलर लीडर हो जाते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड में, क्योंकि इंडिया से वो गए होते हैं, साउथ अफ्रीका में वो होते हैं, एंड वर्ल्ड वाइड में एक अच्छे लीडर माने जाने लगते हैं ऑफ वॉइसलेस पीपल। जो भी वॉइसलेस पीपल हैं उनका वॉइस बन के गांधी खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सब होता है इसके बाद वो बहुत ही पॉपुलर हो जाते हैं। तो इंडिया में उनको बुलाया जाता है भाई जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले क्या करते हैं, उनको बुलाते हैं कि देखो यहाँ पे भी बहुत सारे काम हैं, आप यहाँ पे आ जाओ और अपने लोगों के लिए भी थोड़े फाइट कर लो। तो गांधी फिर वापस आते हैं 9 जैन को। 9 जैन को जब गांधी वापस आते हैं, इस दिन को एज आज भी सेलिब्रेट किया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इंडियंस। तो क्योंकि उस ही दिन पर गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया उन्होंने वो आए थे। तो इससे पहले कि हम सारे मोमेंट्स में घुसे जो भी गांधी ने किए हुए हैं, जो भी उन्होंने सत्याग्रह वगैरह किए हुए हैं, उससे पहले हम कुछ इन्फ्लुएंसेस देख लेते हैं गांधी के कि क्या चीज़ें थी जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही थी आगे बढ़ने के लिए। सो सबसे पहले जो चीज़ है वो है गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें वो अपना पॉलिटिकल गुरु एज एड्रेस करते हैं उनको कि ये मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं। बहुत कुछ इनको बताते हैं, इंडिया का जो भी उस टाइम का जो स्ट्रक्चर था वो बताते हैं कि क्या हालात है इंडिया में, वो सारी चीज़ें इनको एक्सप्लेन करते हैं। एंड ये काफ़ी सारी बुक्स थी, काफ़ी सारे राइटर्स थे जिनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुआ करते थे। उनमें से एक है रस्किन, जॉन रस्किन है, जिनकी एक बुक थी अनटू हिज लास्ट। वो बहुत ही इनको अच्छी लगती है, ये पढ़ते हैं जब वो बुक, वो अच्छी लगती है। और इसके बाद फिर इनको टॉलस्टॉय से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस ये होते हैं। उनकी भी 2 बुक्स होती हैं, ग्लिम्स इन ब्रीफ एंड किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। ये सारी बुक्स आप याद रखना, क्योंकि इन सब से क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये बुक्स को किसने राइट करा हुआ है। एंड एक ऑथर होते हैं थियोरो, इनसे भी ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, क्योंकि ये जो सिविल डिसोबीडियंस था इस पर एक आर्टिकल लिखा होता है इन्होंने, थियोरो ने। तो वो आर्टिकल इनको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता है कि किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस करके हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और इन्हीं सब की वजह से, मतलब रस्किन एंड टॉलस्टॉय की वजह से गांधी ने इन साउथ अफ्रीका 2 सेटलमेंट्स स्थापित किए थे। सेटलमेंट्स यानी कि जस्ट लाइक आश्रम, जैसा कि साबरमती आश्रम था इन इंडिया, उसी टाइप सा इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी 2 आश्रमों की स्थापना करी हुई थी। फियोनिक्स इन 1904 एंड टॉलस्टॉय फॉर्म इन 1910। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इनकी स्थापना किसने करी, कहाँ पर हुआ था, एंड इन विच ईयर। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अब हम अब गांधी ने जो भी मोमेंट्स लीड करे हुए थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला आता है वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत ही बैकग्राउंड है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, जिसके पीछे हमको जिसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और वो ये है कि देखिए गांधी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं तो उस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके रहते हैं। इंडिया के लगभग लोग उनको जानते रहते हैं, एंड जो भी वर्ल्ड वाइड लोग हैं काफ़ी सारे लोग उनको जानते रहते हैं। तो ये क्या होगा कि अब जितने भी मूवमेंट्स होंगे भाई, कांग्रेस जितने भी मूवमेंट्स ये कांग्रेस करेगी वो सारे मास मूवमेंट्स के तरीके से होंगे, ना कि लाइक कांग्रेस में क्या हुआ करता था पहले कि जो भी इलीट लोग हैं, जो भी एजुकेटेड लोग हैं, जो कि इंग्लैंड से ही पढ़ के आए हैं, ज़्यादातर लोग जो बैरिस्टर हैं, बस वही लोगों का वहाँ पे जमावड़ा होता था। बट अभी क्या होगा कि लोग, नॉर्मल लोग, लोकल लोग इसमें ज्वाइन होना स्टार्ट कर देंगे। एक मास मूवमेंट के तरीके से सारे के सारे मूवमेंट्स हुआ करेंगे। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह है, इसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न थे वो है रामचंद्र शुक्ल, जो कि एक इंडिगो कल्टिवेटर थे। इनका बहुत ही टाइम से ऐसा मन होता था कि इनको गांधी से मिलना चाहिए, गांधी को अपने जो भी इनका चंपारण जो एरिया है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, उसकी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए। एक मीटिंग के दौरान ये मिलते हैं गांधी से और बताते हैं कि आपको एक बारी आना चाहिए हमारे चंपारण में और देखना चाहिए कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, उनको आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि गांधी जी आते हैं इनसे मिलने, एंड यहाँ पर वो उनको आने का परमिशन नहीं होता है। लोग वहाँ गवर्नमेंट ने बोला होता है कि आप वापस चले जाइए, बट ये रिफ्यूज़ कर देते हैं वापस जाने से। और ये वहाँ पर लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो समझते हैं, सुनते हैं, और इनको उस टाइम पर ये प्रॉब्लम्स पता चलती हैं कि यहाँ इंडिगो प्लांटेशन के लिए इन लोग को फोर्स करा जा रहा है, और इन टैक्सेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। एंड इंडिगो से क्या होता है कि ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो हो जाती है इंडिगो प्लांटेशन करने से। सो इनके ऊपर काफ़ी हाई टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं। और यहीं पर ही इसी सत्याग्रह के दौरान ही ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का
उदय होता है, मतलब इसको एक्सपेरिमेंट करा जाता है, पहली बार ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, गांधी की एक पीसफुल कंपेन चलाते हैं, मतलब शांति से करा गया हुआ एक मूवमेंट चलाते हैं, जहाँ पर कोई नॉन वायलेंट चीज़, कोई भी वायलेंस नहीं करते हैं इन लोग, और किसी भी तरीका का कोई भी इंजरी भी नहीं होती है। सो ये जो इतना नॉन वायलेंट तरीके से ये कंपेन चलाते हैं और गवर्नमेंट से मांग करते हैं, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को मजबूर होकर इनका बात मानना पड़ता है, और जो भी एक्सप्लॉइटेटिव ये जो तीन कठिया सिस्टम चल रही होती है, उसको गवर्नमेंट को एबॉलिश करना पड़ता है। एंड जो भी लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनको भी गवर्नमेंट को उन पे भी गवर्नमेंट को रोक लगाने पड़ते हैं कि तुम इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं ले सकते हो। और पीजेंट्स को, सबसे बड़ी चीज़, पीजेंट्स अपना पार्ट ऑफ मनी इसमें से निकालते हैं, मतलब उनको एक कंपेंसेशन टाइप का दिया जाता है कि इतनी चीज़ें आप ले, इतना परसेंट आप ले सकते हो। सो ये जो स्ट्रगल था, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था गांधी जी का इंडिया में सत्याग्रह पर, जो भी उनका सत्याग्रह की आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर। पीजेंट्स रिसीव पार्ट ऑफ मनी, जो भी उनके पेंशन कंपेंसेशन की तरीके से उनको मिला था, वो पीजेंट्स को मिल जाता है, मिलना चाहिए था, वो मिलता है। एंड इसी टाइम पर, इसी समय से ही उनको बापू या महात्मा बोला जाने लगता है। बापू एंड महात्मा, लोगों ने इसी टाइम से उनको ये टाइटल दे दिया था, बापू या फिर महात्मा। लाइक बापू मीन्स फादर या फिर राष्ट्रपिता, जो कि आज हम बोलते हैं। ये सारे टैग्स उसी टाइम से गांधी जी को मिलने स्टार्ट हो गए थे। एंड ये जो महात्मा टैग है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया हुआ था गांधी को, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इनसे इंस्पायर हो गए थे, जो भी ये उस टाइम पर जो ये मास मूवमेंट्स चला रहे थे। नेक्स्ट जो मास मूवमेंट है गांधी का, वो है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। ये क्या होता रहता है खेड़ा में, खेड़ा जो है ये गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि ड्रॉट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स फेल्ड हो जाते हैं, और फिर फेमाइन आ जाती है। और लॉज के हिसाब से, जैसा कि गवर्नमेंट के लॉज बनाए गए थे, उसके हिसाब से अगर कहीं पर ऐसी स्थिति होती है, ऐसी सिचुएशन कहीं पर आती है, तो प्रोडक्शन, अगर अगर मान लीजिए क्वार्टर से कम आउटपुट निकल रहा है, तो वहाँ पे रेमिशंस लगाए जाएंगे, रेवेन्यूज़ पे लोगों को छूट दी जाएगी कि इतना आपको इतने कम देने हैं, रेवेन्यूज़ इतने कम देने हैं। बट जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो किसी भी रेमिशन से मना कर देती है, और फिर यहाँ से शुरू होता है लोगों का प्रोटेस्ट। तो ये जो खेड़ा सत्याग्रह होता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल लेड करते हैं अंडर गांधीज गाइडेंस। और यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस होते हैं, उनके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि फेमाइन का टाइम था। तो उस टाइम पे एक तरफ फेमाइन है, ऊपर से आप टैक्सेस भी हाई करके ले रहे हो, तो ये चीज़ें लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही थी। इस वजह से यहाँ पे ये प्रोटेस्ट उठता है। बट इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग होते हैं, सारे कास्ट के, सारी एथनिसिटीज़ के लोग इसको सपोर्ट देते हैं, और इनकी ये एक बड़ा मोमेंट बन जाता है, जिसके बाद गवर्नमेंट को भी घुटने टेकने पड़ते हैं और इन लोगों की मांगों को स्वीकार करना पड़ता है। आफ्टर दैट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये भी 1918 में ही हो रही है। पहले खेड़ा हो रहा है, जस्ट तुरंत बाद उसके अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो रही है। सो यहाँ पर सबसे पहले जो ये हंगर स्ट्राइक या फिर सत्याग्रह का, जो सत्याग्रह में जो ये हंगर स्ट्राइक वाला टेक्निक था, ये पहली बार गांधी ने यूज़ करा हुआ था। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्या चीज़ें हो रही है कि एक प्लेग, जैसे जो एक महामारी होती है प्लेग, तो वो फैल चुकी है, और यहाँ पर जो ओनर्स हैं और जो वर्कर्स हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। क्योंकि जो ओनर्स हैं वो चाहते रहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ 25% उनको बोनस दे, अपने वर्कर्स को बोनस दें। बट जो वर्कर्स हैं वो चाहते हैं कि 50% मिले उनको, एक हाइक ऑफ 50% को चाहते थे। बट ओनर्स 25% देना चाहते थे। तो इन क्या करते हैं, चले जाते हैं स्ट्राइक पर विद गांधी जी जिनके लीडर होते हैं, और ये स्ट्राइक पर चले जाते हैं, एक हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। जिसके बाद उन जो मिल वर्कर्स होते हैं, सॉरी जो मिल ओनर्स होते हैं, उन पर गवर्नमेंट का भी दबाव पड़ता है, और उनको भी समझ में आता है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें अगर वर्कर्स नहीं रहेंगे तो वो वर्क कैसे करेंगी। इस वजह से वो कुछ 35% पर मान जाते हैं, और ये भी एक सक्सेसफुल सत्याग्रह होता है, एक सक्सेसफुल मोमेंट बाय गांधी जी हो जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मोमेंट गांधी जी ने लेड करा था, वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 से 1922 तक ये कुछ इतने टाइम तक चला था। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि जो रॉलेट एक्ट आया था, और जो रॉलेट एक्ट आने के प्रोटेस्ट में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगेंस्ट में जो कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी इन जलियांवाला बाग। वहाँ पर जो ये इंसिडेंट हुआ था, उनके खिलाफ में ये स्टार्ट हुआ था।
और एक चीज़ इसमें क्या थी इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर लोग खिलाफत को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे एंड स्वराज को भी सपोर्ट कर रहे थे। वो लोग चाहते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म हो यहाँ पर। इंडियंस चाहते थे ऐसा कि यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म हो। तो एट द कलकत्ता सेशन इन सितंबर 1920 इसको लॉन्च करा गया और उसके बाद फिर 1 अगस्त 1920 को ये पूरी तरीके से एक कंपेन के रूप में इसको स्टार्ट कर दिया गया। और इसमें कई सारे लीडर्स, कई सारे ऐसे लीडर्स को गांधी जी ने बोला कि आप आके हमारे साथ जुड़िए। लाइक जो लोकल लेवल पर लीडर्स थे उन लोगों को इन्होंने अपने साथ जोड़ा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें थी। एक तो थी स्वराज और दूसरा था खिलाफत। खिलाफत एक लाइक मुस्लिम्स जो थे उस टाइम पे उनके लिए एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था उस टाइम पे। इस वजह से इन्होंने सोचा कि अगर ये दोनों चीज़ें हम साथ में लेकर आएंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सपोर्ट मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एट कांग्रेस नागपुर सेशन ये प्रोग्राम वॉज अडेप्टेड इन दिसंबर 1920 एंड बट ड्यू टू सम रीजन्स लाइक चौरी चौरा जैसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से इसको बंद करना पड़ा। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था इसको गांधी जी को विड्रॉ करना पड़ा। चौरी चौरा में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि जाकर पुलिस स्टेशन पर बम्बार्डमेंट कर देते हैं और वहाँ पर कई सारे सिविलियंस की और कुछ इंस्पेक्टर्स की भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद ये जो नॉन वायलेंट एक मूवमेंट चलाना चाहते थे गांधी जी, उसमें वायलेंस जैसी चीज़ें हो जाती हैं और यही एक वजह होती है जिसकी वजह से ये मूवमेंट को गांधी जी को सप्रेस करना पड़ता है, इसको बंद करना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट सत्याग्रह है वो है साल्ट सत्याग्रह, जिसको हम दांडी मार्च, दांडी सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च, कई सारे नामों से जानते हैं आज। सो ये जो सत्याग्रह था इसको गांधी जी ने स्टार्ट करा हुआ था ऑन 12 मार्च 1930 को, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट के जो भी प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिए थे। इस वजह से इसको स्टार्ट किया और ये एंड होता है 6 अप्रैल 1930 को। ये मार्च को स्टार्ट करते हैं गांधी जी विद 80 लोग होते हैं जिनके साथ मिलके स्टार्ट करते हैं। बट आफ्टर दैट ये बहुत ही बड़ा एक मास मूवमेंट बन जाता है जिसके बाद बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। कई सारे गांव इनके गांधी जी के पीछे चलने लगते हैं, पूरे के पूरे गांव। और कई सारे ऐसे नए नए कुछ लीडर्स निकल के आते हैं ये 60 मार्च के बाद से। सो इसमें कुछ 240 माइल्स कवर करते हैं गांधी जी विद इट्स फॉलोअर्स। ये फ्रॉम साबरमती टू दांडी को जाते हैं, वहाँ पर साल्ट लॉस को तोड़ते हैं जो कि रेस्ट्रिक्शंस थे बाय ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करके वो सॉल्ट लॉस को तोड़ते हैं और ये एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सो इसके बाद क्या होता है कि कुछ 3 राउंड टेबल्स होते हैं। क्या होता है, ये जो सॉल्ट मार्च होता है ये बहुत ही बड़ा एक सत्याग्रह हो जाता है। इसमें काफ़ी सारे लीडर्स, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स जो होते हैं कांग्रेस के, उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड उन सबको जेल में डाल दिया जाता है। तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है वो एक राउंड टेबल करवाती है कि इसमें कुछ लाइक हम तुमको कुछ स्वराज के कुछ अधिकार देंगे। ऐसा सब इनका मानना होता है कि हम इंडियंस को कुछ स्वराज के अधिकार होते हैं, आप आके ये राउंड टेबल्स जो है उनको अटेंड कीजिए। बट क्योंकि उस टाइम पर जो कांग्रेस के कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स जेल में होते हैं, इस वजह से गांधी जी पहला जो राउंड टेबल होता है उसमें जाने से इनकार कर देते हैं। बट सेकंड में क्या होता है कि गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है। गांधी इरविन पैक्ट में क्या होता है कि उन बोलते हैं कि हाँ हम सबको तो नहीं छोड़ सकते हैं, ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हम सबको तो नहीं छोड़ सकते हैं, बट हाँ हम काफ़ी सारे आपके लीडर्स को छोड़ेंगे। इसके बदले में आपको हमारा ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा इसको आपको अटेंड करना पड़ेगा। बट क्योंकि उन लोगों ने छोड़ दिया था कुछ लोगों को, तो गांधी जी सोचते हैं कि चलो अगर ये कुछ हमारा मान रहा है तो हमें भी इनका मान रखना चाहिए। एंड वो सेकेंड राउंड टेबल में जाते हैं। सेकेंड राउंड टेबल में जाते हैं तो वहाँ पर जो भी चीज़ें होती रहती हैं वो बहुत ही इन लोग के, आई मीन इंडियंस के फेवर में नहीं होती हैं। फिर से एक थर्ड राउंड टेबल होता है, क्योंकि दोनों राउंड टेबल्स में जो भी ब्रिटिशर्स चाहते थे उनका पूर्ण नहीं हुआ था, वो जो चाहते थे उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी। इस वजह से थर्ड राउंड टेबल भी होता है। बट क्योंकि इंडियंस के लिए वहाँ पे कोई बेहतर जगह ही नहीं बनाई गई थी, मीन्स उनके लिए कुछ बेहतर लॉज ही नहीं बनाए जा रहे थे। सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग अपने ही लिए सारी चीज़ें बना रहे थे, अपने को बेहतर बनाने के लिए बना रहे थे। तो इस वजह से गांधी जी थर्ड राउंड टेबल में भी पार्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ एक राउंड टेबल में भाग लेते हैं जो कि होता है सेकेंड राउंड टेबल, एंड बाकी दोनों में भाग नहीं लेते हैं। एंड एक इंसान जो कि तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेता है वो थे BR अम्बेडकर। इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, इस वजह से मैंने ये इसको क्लियर कर दिया आपको।
जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट है वो है क्विट इंडिया मोमेंट। क्विट इंडिया मोमेंट में क्या ये किस टाइम पर स्टार्ट होता है, जब आउटब्रेक होता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी कि 1939 होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है, 1939 है। फ्रॉम 45 तक ये चलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये क्या होता है, ये टाइम जो होता है वो इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल जो होता है उसका लास्ट क्रूशियल फेज होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, वो चाहती है कि इंडिया के लोग फाइट करें इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में फ़ाइट करें। बट क्योंकि इंडियंस का मानना था कि हमें पहले सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ ही कई सारी चीज़ें होती हैं, लाइक यही टाइम पर जो क्रिप्स मिशन आता है वो फेल किया जाता है, कैबिनेट मिशन फेल किया जाता है। एंड इसी टाइम पर कई सारे ऐसे लॉज ले आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, लाइक कम्युनल अवार्ड्स लेकर आते हैं हिंदू मुस्लिम को सेपरेट करने के लिए, और ऐसे डिमांड्स रखे जाते हैं कि डिफरेंट इलेक्टोरेट देना चाहिए डिप्रेस्ड क्लासेस को। इन सब की वजहों से जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट होता है वो और भी तेज़ी पकड़ लेता है कि ये तो हमारे में ही फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं। लॉन्च्ड एट द बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस बाई गांधी। ये बॉम्बे सेशन में इसको स्टार्ट करा गया था एंड लॉन्च्ड ऑन 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया था फॉर एंडिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो भी ब्रिटिश रूल थी उसको भगाने के लिए, ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए इसको लॉन्च करा गया था। सो ये कुछ थे मोमेंट्स जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। एंड इसमें हमने देखा जो भी गांधी ने जितने भी गांधी के पहले हमने अर्ली लाइफ देख ली, फिर उसके बाद हमने उनके इन्फ्लुएंसेस देखे, एंड आफ्टर दैट उन्होंने जो भी मोमेंट्स लेट किए, लाइक चंपारण मोमेंट, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, एंड अहमदाबाद स्ट्राइक ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट वन, एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, सो मेनी। ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर अप करी। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा पार्ट सेकेंड होने वाला है, उसमें हम जो थॉट प्रोसेस है गांधी का वो देखने की कोशिश करेंगे, मतलब कि सत्याग्रह देखने की कोशिश करेंगे, स्वराज फलन के थॉट्स देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो मार्क्सिज्म है या फिर जो गांधीज्म है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, उनके थॉट प्रोसेसेस कैसे कैसे हैं, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। I hope you enjoyed the lecture. If you liked the lecture, please hit the like button and subscribe to my channel if you're new to my channel, and please hit the bell icon ताकि मेरे जो भी नए अपडेट्स हो वो आपको टाइम पे मिलते रहे. This was all about today's lecture, and thanks for watching. All the very best.